मॉनसून जिसका सबको इंतज़ार था आ चुका है। ये खुशी का पल भी होता है, लेकिन हाँ, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ भी लाता है। और आज सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो इसी को लेकर, बिकॉज बैंगलोर में, कर्नाटका में डेंगू जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है और मॉनसून में ये बहुत कॉमन है, ये बढ़ता ही है। बट देन हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉनसून फीवर एंड डेंगू और मॉनसून फीवर में कैसे अंतर करें, क्या है ये? हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मॉनसून फीवर जिसको हम कहते हैं वो भी एक तरह का वायरल फीवर होता है। जो डेंगू फीवर है वो भी एक तरह का वायरल है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डेंगू फीवर है वो बेसिकली मॉस्किटो बाइट से होता है और जो नॉर्मल मॉनसून फीवर है वो एक वायरल फीवर है जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन होता है, एक दूसरे से ही वायरल फीवर होता है जिसको हम मॉनसून फीवर बोलते हैं। दोनों में अंतर कैसे करें कि क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान करें? सो मोर और लेस दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली एक जैसे होते हैं। हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक्स होते हैं, नेक पेन होता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। दोनों फीवर्स में 2-3 डिफरेंशिएटिंग फीवर्स पॉइंट्स हैं। एक तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो नॉर्मल मॉनसून फीवर होता है वो जनरली 72 आवर्स लास्ट करता है। डेंगू जो फीवर होता है वो जनरली जो फीवर वाला फेज़ होता है वो 5 डेज़ लास्ट करता है और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज़ होता है वो कुछ और इलनेस का पार्ट होता है डेंगू में। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा ये होता है कि जो नॉर्मल जो डेंगू फीवर है उसके अंदर आई के पीछे और जिसको हम बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन वो बहुत सीवियर होता है। बॉडी एक्स भी बहुत सीवियर होते हैं। लो बैक एक जिसको हम ब्रेकिंग बोन फीवर बोलते हैं वो भी एक डेंगू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली डेंगू में कफ, कोल्ड, गले में खराश, गले में पेन ये जनरली नहीं होता, जबकि जो मॉनसून फीवर्स होते हैं उनमें जनरली गले में खराश होना, नाक बंद होना, नाक बहना, खांसी होना, तो ये प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं मॉनसून फीवर के। जब भी डेंगू सीज़न आता है तो सबसे अनिवार्य चीज़ है ये देखना कि जब भी फीवर आए आफ्टर 24 आवर्स तक हम अर्लीस्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके लिए 2 टेस्ट अवेलेबल हैं। एक होता है डेंगू NS1 एंटीजन जो विद इन 24 आवर्स भी पॉजिटिव आ जाता है। ये टेस्ट रेडिली अवेलेबल है अक्रॉस स्मॉलर सिटीज़ में, कस्बों में, गांव में, हर जगह अवेलेबल है, तो इसको 24 आवर्स में ज़रूर करा लें। बिगर सिटीज़ में डेंगू PCR भी अवेलेबल होता है जो कि अगेन 24 आवर्स में पॉजिटिव आता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम डायग्नोसिस जल्दी नहीं कर पाते डेंगू का तो डेंगू जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सेट इन होने का बहुत स्कोप रहता है। तो नॉर्मली डेंगू को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। डेंगू टोटल इलनेस होती है 10 दिन की। पहले 5 दिन होता है फेब्राइल फेज़ जिसमें पेशेंट को फीवर रहता है, बॉडी एक होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को हाइड्रेट करते रहें, ओवरऑल ORS पिलाएं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दें और फीवर को कंट्रोल करें। अगर इस फेज़ में आपको लगता है कि पेशेंट का इनटेक कम है तो डेफिनेटली इमीडिएटली आप हॉस्पिटल जाएं, अपने आप को एडमिट कराएं। जनरली इस फेज़ में इसको छोड़ के, डिहाइड्रेशन को छोड़ के और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जो सेकंड फेज़ डेंगू का होता है वो और भी ख़तरनाक होता है। उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट कम होना, शरीर के अंदर, पेट के अंदर, लंग्स के अंदर पानी भर जाना। तो इस फेज़ को हम बोलते हैं पॉलीसिरोसाइटिस। उस समय हर जगह शरीर के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा होता है, तो वो फेज़ बहुत डेंजरस होता है और अक्सर अगर हम उस फेज़ में मरीज़ पहुंच जाता है तो बहुत सीरियस हो जाता है। इसीलिए डेंगू में अपने आप को 24 आवर्स के अंदर इस सीज़न में अपना डेंगू टेस्ट ज़रूर कराएं और अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपने डॉक्टर के साथ बराबर संपर्क करें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन सेट इन ना हो। डेंगू को लेके काफ़ी मिथ्स हैं, तो इन मिथ्स को हम सिक्वेंशली ब्रेक करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी डेंगू डायग्नोस होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, फर्स्ट 5 डेज सिर्फ फोकस करिए फ्लूइड इनटेक के ऊपर। हम नॉर्मली पेशेंट्स हमारे पास जब एडमिट होते हैं तो हम उनको IV फ्लूइड तो लगाते हैं, पर मेन चीज़ कहते हैं कि 1-1 घंटे पे 1-1 गिलास ओरली वाटर लेते रहें। तो फर्स्ट 3-4 डेज तो इसको छोड़ के और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो ख्याल रखना है कि फीवर के लिए प्लेन पैरासीटामोल को छोड़ के और किसी भी पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। जनरली हम OPDs में देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट जब सीरियस आता है तो उनकी जब हिस्ट्री ट्रेस करते हैं तो मालूम चलता है किसी ने कॉम्बीफ्लैम खाया, किसी ने ब्रूफेन खाया, किसी ने निमोलेड खाया। तो ये सारी पेन किलर्स बुखार तो उतार देती हैं पर
अल्टीमेटली पेशेंट के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि वो प्लेटलेट कम कर देती हैं और लिवर पैरामीटर्स को डिरेंज कर देती हैं। अब आता है जो लोगों के मन में मिथ्स हैं कि क्या हम गिलोही पी लें या कुछ और ले लें, बकरी का दूध पी लें। तो ये सारी जो मिथ्स हैं वो इसलिए हैं कि लोग कहते हैं कि शायद इनमें कोई एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी लिटरेचर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं पाई गई जो इसको प्रूव करे कि इनके अंदर कोई एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकंड, लोग कहते हैं कि जो भी हम नीम के पत्ते या करेला या जो भी और बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, उन सब में वो कहते हैं कि शायद प्लेटलेट बढ़ाने की क्षमता है। डेफिनेटली इसमें भी कोई स्टडीज़ नहीं है, कोई जिसे हम बोलते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है कि जो हमें इस्टेब्लिश कर पाए कि इन सब चीज़ों से प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ करता है। सो नॉर्मली ये देखा गया है कि डेंगू में करीब 10% लोगों का प्लेटलेट डाउन होता है, 90% का नहीं होता। तो वो 10% का भी जो प्लेटलेट डाउन होता है वो नॉर्मली 5th डे से लेके 5th, 6th, 7th डे होता है और वो विदाउट एनी ट्रांसफ्यूजन भी उठ जाता है। सो मैं कहूँगा कि 1000 में से एक आदमी को ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जितने भी मिथ्स हैं इनके पीछे कोई भी हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, जो आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है, वो डेफिनेटली कहते हैं कि इनसे बढ़ सकता है, इसीलिए लोग इसको यूज़ करते हैं। पर हम जो एलोपैथिक में हम चलते हैं साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर, तो साइंटिफिक एविडेंस इनके ऊपर कुछ नहीं।